हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं आय व्यय खाते से संबंधित कुछ आवश्यक मदे जो आय व्यय खाता बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आय व्यय खाते का आशय। तो आय व्यय खाते का आशय लिखा हुआ है कि रोकड़ खाते या प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर यह मालूम नहीं किया जा सकता कि वित्तीय वर्ष में संस्था को आय अधिक है या व्यय अधिक है। यानी हम यूं कहेंगे कि रोकड़ खाता बनाकर या प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर कोई भी पेशेवर व्यक्ति या कोई भी गैर व्यापारिक संस्था इस बात का पता नहीं लगा सकती है कि उसे चालू वित्तीय वर्ष में आय अधिक हो रही है या व्यय अधिक हो रहे हैं, उसकी इनकम अधिक है या एक्सपेंस अधिक है। इसका मुख्य कारण प्राप्ति भुगतान खाते में उधार लेन देनों का ना लिखा जाना है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो इससे पहले हमने प्राप्ति भुगतान खाता बनाया था, जिसके आधार पर हम आय व्यय खाता बनाएंगे, तो प्राप्ति भुगतान खाते के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई उधार व्यवहारों का लेखा नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा किया गया था। जो रुपए मिले थे उसे हमने प्राप्ति भुगतान खाते में लिख लिए, जो रुपए दिए हमने उसे प्राप्ति भुगतान खाते में लिख लिए, जो लेना था या देना बाकी रह गया था, अदत्त, पूर्दत्त, उपार्जित, अनुपार्जित जैसी मदों का हमने इसमें लेखा नहीं किया था, जिसके कारण हम व्यापार की सही वित्तीय स्थिति पता नहीं लगा पा रहे थे या अधिक या कमी का पता नहीं लगा पा रहे। तो अतः पेशेवर व्यक्ति या गैर व्यापारिक संस्था अपनी स्थिति जानने के उद्देश्य से आय व्यय खाता बनाती है। अतः गैर व्यापारिक संस्थाएं तथा पेशेवर व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष में अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए आय व्यय खाता बनाते हैं। अगला है आय व्यय खाते से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या विशेषताएं। तो सबसे पहला है आय व्यय खाते की प्रकृति नाममात्र के खाते की होती है। आय व्यय के खाते की प्रकृति नाममात्र के खाते की होती है। नाममात्र का खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र का खाता यानी नॉमिनल अकाउंट कहते किसे हैं? तो हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था, नाममात्र के खाते वे खाते जिनका संबंध आय तथा व्ययों, लाभ तथा हानियों से होता है, उन्हें हम नाममात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो हमारे आय व्यय खाते की प्रकृति नाममात्र के खाते की क्यों होती है? क्योंकि आय व्यय खाते के अंतर्गत समस्त आय तथा व्ययों को लिखा जाता है। इस कारण हम कहेंगे कि आय व्यय खाते की प्रकृति नाममात्र के खाते की होती है। अगला है आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में समस्त व्यय और क्रेडिट पक्ष में समस्त आय लिखी जाती है। जब हम आय व्यय खाते का प्रारूप बनाएंगे, आय व्यय खाते का गणित सॉल्व करेंगे, तो आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड, सभी हम व्ययों को लिखेंगे और क्रेडिट साइड यानी क्रेडिट पक्ष में हम सभी आय या इनकम को लिखेंगे। इसके बाद है हमारा आय व्यय खाते के डेबिट साइड संबंधित व्यय में से अदत्त व्ययों को जोड़ दिया जाएगा और पूर्दत्त व्ययों को घटा दिया जाएगा। यानी हम समायोजनों का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए मुझे दिया गया है वेतन, तो वेतन में मैं अदत्त वेतन जोड़ दूंगा और पूर्दत्त वेतन को घटा दूंगा और शुद्ध राशि जो आएगी उसे मैं राशि के कॉलम में लिखूंगा। अगला है आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में संबंधित आय में हम अप्राप्त आय को जोड़ देंगे और अग्रिम प्राप्त आय को हम घटा देंगे। यानी हम यहां पर भी समायोजनों का ध्यान रखेंगे। अगला है कि आय व्यय खाते में हम ह्रास, डूबत ऋण, संपत्ति की बिक्री से हानि आदि समायोजनों का ध्यान रखेंगे या लेखा करेंगे। अगला है आय व्यय खाते के अंतर्गत हम चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित आयगत मदों का ही लेखा करेंगे, यानी उन मदों का लेखा करेंगे जिनकी प्रकृति आयगत होती है। इसमें पूंजीगत प्रकृति की मदों का लेखा नहीं किया जाता। पूंजीगत प्रकृति की मदों को हम चिट्ठे में ले जाके लिखेंगे। अगला है कि यदि हमारे आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है,
क्रेडिट साइड हमने लिखे थे सभी इनकम सभी आय, और डेबिट साइड हमने लिखे थे सभी व्यय। यदि हमारी आयों का, इनकमों का योग हमारे व्ययों के योग से ज्यादा होता है, यानी हमारे क्रेडिट साइड का योग हमारे डेबिट साइड के योग से अधिक होता है, तो अंतर की राशि आधिक्य कहलाएगी, जिसे हम आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इसके विपरीत यदि हमारे डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होता है, यानी कि व्ययों का योग आय के या इनकम के योग से अधिक होता है, तो अंतर की राशि हमारी कमी कहलाएगी, जिसे हम आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अगला है, इसका निर्माण लाभ हानि खाते के समान ही होता है, अर्थात इसको बनाने के बाद में हम स्थिति विवरण या चिट्ठा बना सकते हैं। तो ये थे हमारे आय व्यय खाते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला है कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आय व्यय खाते के अंतर्गत हम सिर्फ आयगत मदों को लिखते हैं, पूंजीगत मदों को नहीं लिखते। अब आयगत मदें होती कौन सी हैं और पूंजीगत मदें होती कौन सी हैं? तो सबसे पहले आयगत मदें ऐसी मदें जिनसे प्राप्त होने वाला लाभ चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होकर समाप्त हो जाता है, वो सब हमारी आयगत प्रकृति की मदें कहलाती है। उदाहरण के लिए किराया, बिजली व्यय, मजदूरी, वेतन, मशीनों के ऊपर की जाने वाली मरम्मत भी आयगत मदों के अंतर्गत शामिल की जाएगी, क्योंकि यदि हम मशीन का मरम्मत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार मरम्मत कर दी और वो जिंदगी भर चलती रहेगी। चालू वित्तीय वर्ष में हमको उससे प्राप्त होने वाला लाभ प्राप्त होकर समाप्त हो जाएगा, अगले वर्ष हमारे को फिर से उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी या मरम्मत करवानी पड़ेगी। अगला है पूंजीगत मदें। तो पूंजीगत मदें कहते किसे हैं? पूंजीगत मदें आय या व्यय की वे मदें जिनसे प्राप्त होने वाला लाभ चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त होकर समाप्त नहीं होता, बल्कि आगे आने वाले कई वर्षों तक हमारे को निरंतर प्राप्त होता रहता है। जैसे संपत्ति की खरीदी, मशीन की खरीदी, फर्नीचर की खरीदी या संपत्ति में किसी प्रकार की स्थायी वृद्धि, क्योंकि इससे प्राप्त होने वाला लाभ हमारे को आगे आने वाले कई वर्षों तक के होता है। अतः हम आय व्यय खाते के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आयगत मदों का लेखा करते हैं, पूंजीगत मदों का लेखा नहीं करते हैं। आय व्यय खाता बनाते समय हमारे को समायोजनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास व्यय से संबंधित समायोजन है। मान लीजिए व्यय दिए हुए हैं, हमारे को वेतन दिया हुआ है, तो यहां पर हम चालू वर्ष का अदत्त वेतन जोड़ देंगे और वर्ष के प्रारंभ का या गत वर्ष का अदत्त वेतन हम घटा देंगे। इसी तरीके से चालू वर्ष का पूर्वदत्त वेतन हम घटा देंगे, और यदि हमारे को गत वर्ष का या वर्ष के प्रारंभ का वेतन दिया गया है, पूर्वदत्त वेतन दिया गया है, तो उसे हम जोड़ देंगे। इसी तरीके से आय के संबंध में करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास आय की मद हो गई चंदा। तो चालू वर्ष में यदि चंदे के कुछ अप्राप्त हैं, इस वर्ष से संबंधित, चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित कुछ अप्राप्त है, तो उसे हम जोड़ देंगे। यदि हमारे को चालू वर्ष में अग्रिम वर्ष से संबंधित कुछ प्राप्त हो गया है, अग्रिम चंदा प्राप्त हो गया है, तो उसे हम घटा देंगे। यदि गत वर्ष में चालू वर्ष से संबंधित कोई चंदा प्राप्त हुआ था, तो उसे हम जोड़ देंगे यहां पर। इसी तरीके से यदि चालू वर्ष में गत वर्ष से संबंधित कोई चंदा है, तो उसे हम घटा देंगे। अगला समायोजन है हमारा ह्रास के संबंध में। ह्रास का लेखा आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में किया जाएगा, यानी व्यय पक्ष में। ये एक व्यय है, आयगत व्यय। मान लीजिए कि कोई संपत्ति हमारे को दी गई है जिसका हमारे पास प्रारंभिक शेष 15,000 रुपए है, और हमने वर्ष में कोई संपत्ति क्रय कर ली, तो प्रारंभिक शेष में क्रय की गई संपत्ति को जोड़ दिया जाएगा।
5,000 की हमने संपत्ति क्रय कर ली, तो कुल संपत्ति हमारे पास हो गई 20,000 की। इसमें से हम बेची गई संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य को घटा देंगे। मान लीजिए किसी संपत्ति को बेचा जिसका पुस्तकीय मूल्य 8,000 रुपए है, तो 20,000 में से हमने 8,000 को घटा दिया, तो हमारे पास बची राशि 12,000। अब हम इस प्राप्त राशि में से संपत्ति का अंतिम मूल्य या संपत्ति का अंतिम शेष घटा देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि संपत्ति का अंतिम शेष हमारे को दिया हुआ है 11,000 रुपए, तो हमारे को प्राप्त जो राशि है वो कहलाएगी ह्रास। यह संपत्ति का उपयोग, जिसे हम आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। अगला है संपत्ति के विक्रय में। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा स्थायी संपत्तियों को उपयोग के लिए खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। तो इन संपत्तियों को खरीदने या बेचने से हमारे को कुछ लाभ या हानि होती है। इसकी गणना भी की जाती है और इसका लेखा भी आय व्यय खाते के डेबिट या क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। यदि संपत्ति के विक्रय से हानि होगी तो इसका लेखा हम आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में करेंगे, और संपत्ति के विक्रय से यदि हमारे को लाभ होगा तो इसका लेखा हम आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे संपत्ति का मूल्य। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि संपत्ति का मूल्य था 10,000 रुपए, तो हम लिखेंगे 10,000। इसके बाद हम संपत्ति के मूल्य में से ह्रास घटा देंगे। उदाहरण के लिए मान लें कि ह्रास लगा 1,000 रुपए, तो घटकर संपत्ति की कीमत आ गई 9,000 रुपए। इसके बाद इस कीमत में से हम संपत्ति का विक्रय मूल्य घटा देंगे जिस कीमत पर संपत्ति को बेचा गया है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि मैंने संपत्ति को बेच दिया 8,000 रुपए में, तो मुझे हानि हो गई 1,000 रुपए की। इस हानि को मैं लिखूंगा आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। तो ये थे हमारे आय व्यय खाता बनाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समायोजन, आय व्यय खाते का आशय। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं आय व्यय खाते का प्रारूप और गणित, आय व्यय खाते का एक गणित। उम्मीद करता हूं आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। यदि मेरा समझाया हुआ समझ में आया है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।